हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है व्लादिमीर लेनिन के ऊपर। और इस क्लास को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में लेनिन के आइडियाज़ को देखेंगे और सेकंड पार्ट में भी लेनिन के आइडियाज़ को हम पढ़ेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, जो भी कितने भी क्वेश्चन होंगे जो नेट के एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, या फिर वो आरपीएससी में पूछे गए हैं, या फिर वो किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि लेनिन के ऊपर अब तक के एग्जाम में कितना और कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लेनिन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट ट्राई करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें, जब ये हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट होगा, देन हम कोशिश करेंगे कि एक साथ इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी स्टार्ट हो एक साइड में, और दूसरी साइड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक मैराथन क्लास स्टार्ट करूं। ठीक है, एक मैराथन क्लास स्टार्ट करूं जिसमें एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, जो उस बुक को हम एक बेसिक बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे, जहां से मैंने अपने पुराने नोट्स बनाए थे। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत और मोहित भट्टाचार्य और अवस्थी एंड महेश्वरी की कुछ बुक्स हैं, उनको एक ऐड करके एक समराइज वे मैंने क्वेश्चन कुछ अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। तो उन नोट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस नोट्स को आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ेंगे, और वहां से क्वेश्चन बनने के हमेशा चांसेस बने रहते हैं। तो चलते हैं लेनिन के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। व्लादिमीर इलिच यूलियानोव लेनिन का जन्म जो है 22 अप्रैल 1870 को उलियानोस्क नामक नगर में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा थोड़ा सा फॉर्मूला है, इसका पूरा नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, और मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में बेसिक बातों को लेकर के, तो मार्क्सवाद, जो मार्क्सिज्म ने, जो या कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उस सिद्धांत को व्यवहार में लाने का श्रेय जो है सबसे पहले लेनिन को ही दिया जाता है। लेनिन के शब्दों में कहें तो क्रांति होती नहीं, बल्कि क्रांति क्या की जाती है। ठीक है, क्रांति अपने आप नहीं होती, क्रांति की जाती है, ऐसा लेनिन कहता है। व्लादिमीर इलिच यूलियानोव लेनिन was born on April 22, 1870 in a town called Ulyanovsk. Lenin is credited with being the first to put the Marxism into practice. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप आईएमपी बना लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछाता है कि वह कौन सा विचारक है या फिर वह कौन सा थिंकर है जिसने मार्क्सिज्म को प्रैक्टिकल में यूज किया, या मार्क्स के विचारों को प्रैक्टिकली किसने यूज किया, तो वो लेनिन है। ठीक है, इन लेनिन्स वर्ड रेवोल्यूशन डज नॉट हैपन। ठीक है, लेनिन कहता है कि रेवोल्यूशन हैपन अपने आप से नहीं होती, बल्कि रेवोल्यूशन को बनाया जाता है, रेवोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, रेवोल्यूशन इज मेड। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेनिन ने ही एक देश में क्रांति लाने के लक्ष्य को उस समय अपनाया जब उसे विश्वास हो गया कि विश्व क्रांति क्या है, असंभव है। यानी अब देखो, लेनिन को यह रियलाइज हो गया कि दुनिया भर में एक साथ क्रांति नहीं हो सकती, विश्व में एक साथ क्रांति हम नहीं कर सकते। तो लेनिन को यह महसूस हुआ कि हम दुनिया में एक साथ तो क्रांति नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है एक देश में क्रांति कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक देश में अगर हम क्रांति करेंगे तो सफल हो सकते हैं। तो इसने रूस में क्रांति करने का निश्चय लिया, या फिर 1917 की जो वोल्शेविक क्रांति हुई, जिसमें जार के शासक को हटाया गया सत्ता से, उसके बाद से वहां पे एक नई सरकार की स्थापना हुई। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि लेनिन ने क्या किया, मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप में लाने का सबसे पहले प्रयास किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, Lenin adopted the goal of bringing about revolution in a single country when he became convinced that world revolution was a possible. ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड रेवोल्यूशन वाज अ इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसको इम्पॉसिबल है। अब लेनिन के कुछ बेसिक्स आइडियाज हैं, जो बेसिक आइडियाज को आप सीखेंगे तभी आपको बहुत सारी चीजें आपसे क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज आप रटने का प्रयास ना करें। ठीक है, लेनिन ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को क्या किया,
स्वीकार किया। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रामसी ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया, तो गलत हो जाएगा। ग्रामसी ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया, बल्कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं थी जैसे आर्थिक निर्धारणवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, है ना, भौतिक ऐतिहासिकवाद की व्याख्या, इन सबको ग्रामसी ने नकार दिया। लेकिन यहां पर बात क्या कर रहा है, लेनिन के बारे में। लेनिन ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को क्या किया, स्वीकार किया, तथा मार्क्स की मान्यताओं को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने का प्रयास भी किया। तो यहां से कथन और कारण वाले क्वेश्चन, रीजन और असर्शन के क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां से हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो लेनिन ने मार्क्स की मान्यताओं में पूर्ण विश्वास रखते हुए कहा कि मैं परिवर्तित परिस्थितियों में मार्क्स की व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जैसे लेनिन ने मार्क्स ने बोला कि विचारधारा की जरूरत नहीं होती, विचारधारा क्या होती है, मिथ्या चेतना है। ठीक है, विचारधारा क्या है, फॉल्स कॉन्शसनेस है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने बोला। लेकिन कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना तो बोला, वहीं पर लेनिन, उसका शिष्य, कहता है कि विचारधारा जरूरी है। ठीक है, जरूरी इसलिए है क्योंकि विचारधारा जो होगी वो किसकी होगी, सर्वहारा वर्ग की विचारधारा को इसने समर्थन दिया, ना कि पूंजीवादी विचारधारा को। तो अब यहां पर लेनिन जो है सर्वहारा वर्ग की विचारधारा का समर्थन करने की बात करता है, ना कि पूंजीवादी विचारधारा का। ठीक है, लेनिन भी पूंजीवादी विचारधारा का विरोधी है, लेकिन कहता है कि विचारधारा जो होगी वो केवल और केवल सर्वहारा वर्ग की विचारधारा होगी। ठीक है, तो लेनिन और मार्क्स में थोड़ा सा अंतर यहां पे आपको समझते हुए चलना पड़ेगा। लेनिन्स बेसिक आइडियाज देखते हैं एक बार हम। Lenin accepted all beliefs of Marx and tried to use Marx belief in a practical form. ठीक है, तो यहां से रीजन और असर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, he had full faith in a Marx beliefs and said that I am interpreting Marx according to the change circumstances. अब देखिए, जो रूस में क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई, उससे लेनिन की काफी आलोचना होती है, बहुत उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। सबने तो यहां तक कि बहुत सारे विचारकों ने यह कहा कि लेनिन ने मार्क्स की मान्यताओं को नकार दिया, लेकिन लेनिन ने कहा नहीं, मैं मार्क्स की विचारधाराओं को पूरी तरीके से मानता हूं। शर्त यह है कि मार्क्स ने जो विचार अपने दिए थे वो 19वीं शताब्दी में रिलेवेंट तो थे, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से मैं मार्क्स की व्याख्या करने का प्रयास करता हूं, और आज की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां अलग हैं। इसीलिए यह कोई भी नहीं कह सकता कि जो लेनिन ने किया वो मार्क्स की विचारधाराओं से हटकर किया। ठीक है, तो लेनिन ने यह बताने का प्रयास किया कि मार्क्स की विचारधाराओं का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि मार्क्स के विचारों को ही फॉलो कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, मार्क्स ने जो आइडिया दिया वो 19वीं शताब्दी का विचार, आज क्या है, 20वीं शताब्दी में लेनिन ने रूस में क्रांति की, लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति होती है। तो सबने जब क्रांति हुई रूस में, तो सबने ये कहा कि लेनिन ने मार्क्स के विचारों को क्या किया, नकारा है। मार्क्स कुछ और चाहता था, लेनिन ने कुछ और किया। लेकिन लेनिन ने कहा कि मैं मार्क्स के विचारों में क्या कर रहा हूं, मेरा मार्क्स की विचारधाराओं में पूर्णतः विश्वास है, पूर्ण रूप से मैं विश्वास करता हूं, और मैं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सिचुएशन कुछ और है आज के टाइम पे, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मार्क्स को फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूं, ना कि मार्क्स का विरोध कर रहा हूं। अतः लेनिन ने मार्क्स की किसी भी मान्यताओं को विसंगतिपूर्ण नहीं कहा। ठीक है, तो लेनिन ने क्या किया है, मार्क्स की जितनी भी मान्यताएं थी सबको इसने एक्सेप्ट किया, किसी भी मान्यता को नकारा नहीं है। लेनिन ने मार्क्स के विचारों या उन्होंने मार्क्स के विचारों का प्रयोग करते हुए कुछ नए विचारों का निर्माण भी किया। अब लेनिन ने कौन कौन से नए विचार दिए, तो साम्राज्यवाद का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और दल का सिद्धांत दिया। ठीक है, थियरी ऑफ पार्टी। जबकि मार्क्स ने दल को नहीं माना। मार्क्स कहता है कि जब साम्यवाद आ जाएगा, न तो कोई दल होगा, न ही कोई पार्टी होगी, न कोई विचारधारा होगी, न ही धर्म होगा, न ही पूंजी होगी, ठीक है, न ही राज्य होगा।
तो ये सब मार्क्स कहता है, लेकिन दल के सिद्धांत, विचारधारा के सिद्धांत को मार्क्स से हट करके थोड़ा सा इसने कुछ नई चीजों को दिया है जिनको एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ये पूछा जाता है। ठीक है, लेनिन ने एक सिद्धांत और दिया, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार भी दिया है। ठीक है, लेनिन के अनुसार आगे हम देखेंगे लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार क्या है। ठीक है, अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम इन सब चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। लेनिन के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? निर्देशित लोकतंत्र है। क्वेश्चन बन सकता है कि लेनिन के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र है कैसा? निर्देशित लोकतंत्र है, या फिर उदार लोकतंत्र है, या फिर साम्यवादी लोकतंत्र है? तो कैसा लोकतंत्र है? ठीक है, तो लेनिन ने कहा जो साम्यवादी लोकतंत्र है वह एक निर्देशित लोकतंत्र है, यानी कि साम्यवादी लोकतंत्र में व्यक्ति को दिशा निर्देश दिया जाता है कि कैसा करना है, क्या करना है आपको। ठीक है, तो जहां पे व्यक्ति के विचारों को निर्देशित किया जाए, व्यक्ति के विचारों को गाइड किया जाए, तो वह लोकतंत्र कैसा होगा? साम्यवादी लोकतंत्र। आज भी आप चाइना में देखेंगे तो चाइना में व्यक्ति को खुली आजादी नहीं पूरी तरीके से, वहां पर निर्देशित लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, hence Lenin did not call any of Marx's beliefs illogical. Using Marx's idea, he created some new ideas. First, theory of imperialism, theory of party. ठीक है, दो इसने नए आइडियाज को क्रिएट किया। लेनिन गिव द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म या लोकतांत्रिक केंद्रवाद का आइडिया किसने दिया? अकॉर्डिंग टू लेनिन, कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी इज अ गाइडेड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। लेनिन कहता है कि जो कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी है इसमें व्यक्ति के विचारों को या व्यक्ति को गाइड किया जाता है, इसी को गाइडेड डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। लेनिन की अक्टूबर 1914 की क्रांति में भूमि और शांति का नारा दिया गया। ठीक है, लेनिन ने पूंजीवाद के विनाश को क्या माना? अपरिहार्य माना। लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद का विनाश होना बहुत ही आवश्यक है, जैसा कि मार्क्सवादियों ने माना है या कार्ल मार्क्स ने माना है कि पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। साम्यवादी क्रांति को इसने सुनिश्चित माना। लेनिन कहता है कि साम्यवादी क्रांति होकर रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, लेकिन लेनिन ने वर्ग की संकल्पना में मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी जोड़ दिया। अब यहां से क्वेश्चन जो बनता है कि लेनिन ने वर्ग की संकल्पना में केवल मजदूरों को शामिल किया है। ठीक है, लेनिन ने जो वर्ग की संकल्पना दी, जो क्लास का कॉन्सेप्ट दिया, क्या उसमें केवल मजदूर थे या केवल किसान थे? ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो आप गलती करते हो। तो लेनिन ने जो क्लास का कॉन्सेप्ट दिया, जो वर्ग की संकल्पना दी, तो इस वर्ग की संकल्पना में मजदूर और किसान दोनों को जोड़ दिया इसने। ठीक है, लेनिन गेव द स्लोगन ऑफ ब्रेड, लैंड एंड पीस इन अक्टूबर 1914 रेवोल्यूशन। लेनिन कंसीडर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म इनएविटेबल। ठीक है, लेनिन कहता है कि कैपिटलिज्म का डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, जिसको टाला नहीं जा सकता, इसका डिस्ट्रक्शन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही कंसीडर्ड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टू बी सर्टेन। ठीक है, फिर लेनिन कहता है कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन सर्टेन है, निश्चित है और ये होकर रहेगा। बट ही इंक्लूडेड फार्मर्स अलॉन्ग विद द वर्कर्स। ठीक है, इसने फार्मर्स और वर्कर्स दोनों को क्लास के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब मार्क्स के अनुसार देखिए, मार्क्स कहता है विचारधारा क्या है? एक मिथ्या चेतना है। ठीक है, आइडियोलॉजी इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, बट अकॉर्डिंग टू लेनिन द प्रोलिटेरिएट कैन ऑल्सो हैव आइडियोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर जो है लेनिन कहता है कि आइडियोलॉजी जो होगी वो केवल और केवल किसके पास होगी? वो केवल प्रोलिटेरिएट के पास होगी या केवल सर्वहारा वर्ग के पास होगी। ठीक है, जबकि मार्क्स ने कहा कि जो आइडियोलॉजी है क्या है? ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, एक मिथ्या चेतना है, एक झूठी चेतना है, जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग क्या करता है? गरीबों का शोषण करता है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार विचारधारा एक मिथ्या चेतना है, परंतु लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग की भी विचारधारा
हो सकती है, तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन लेनिन ने पूंजीवादी विचारधारा का क्या किया है, पूंजीवादी विचारधारा का विरोध किया है, लेकिन इसने कहा कि सर्वहारा वर्ग की विचारधारा हो सकती है। इसीलिए पूंजीवादी विचारधारा क्या है, मिथ्या चेतना है। सो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज अ फॉल्स कॉन्शसनेस, ये बात कौन कह रहा है, ये कह रहा है लेनिन, ठीक है। जबकि मार्क्स ने कहा कि विचारधारा ही मिथ्या चेतना है, तो लेनिन कहता है विचारधारा गलत नहीं हो सकती, विचारधारा भाई सर्वहारा वर्ग की भी हो सकती है। लेकिन लेनिन कह रहा है कि विचारधारा जो होगी वो पूंजीवादी विचारधारा जो होगी वो मिथ्या चेतना होगी, और जो सर्वहारा वर्ग की विचारधारा होगी वो असली विचारधारा होगी, वो रियल आइडियोलॉजी होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखते हैं लेनिन का जो साम्राज्यवाद का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म है, क्या है, ठीक है। लेनिन की पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यहां पे एक चीज छूट गई है, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐड कर दूंगा पीपीटी में, कि लेनिन की बुक्स, ठीक है, बुक्स की एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा लास्ट वाले पेज में, ये लास्ट वाली वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें आपको क्रम वाइज बुक्स की लिस्ट मिल जाएंगी, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, इस तरीके से। क्योंकि एक बार एग्जाम में आई थिंक मुझे लगता है कि 2018 या 19 के पेपर में आया हुआ है कि लेनिन की पुस्तकों को क्रम से लगाने के लिए दिया है, ठीक है। तो लेनिन इंपॉर्टेंट है, लेनिन की पुस्तकों को क्रम से लगाना आप याद रखेंगे, और लेनिन का टॉपिक छोटा सा है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। लेनिन ने अपनी पुस्तक लिखी इंपीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1917 में लिखी गई, ठीक है। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय क्या है, वित्तीय पूंजीवाद से है। तो लेनिन कह रहा है कि जो पूंजीवाद है इसकी सबसे हाईएस्ट स्टेज क्यों, क्या बोला इसने, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म या वित्तीय पूंजीवाद कहता है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना जरूरी है कि लेनिन ने उसे एकाधिकारवादी पूंजीवाद भी कहा है। किसको, वित्तीय पूंजीवाद को लेनिन ने एकाधिकारवादी पूंजीवाद भी कहा है, ठीक है। क्योंकि जब वित्तीय पूंजीवाद आता है या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है, पूरी इकोनॉमी पर कैपिटलिस्ट का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। पूरी इकोनॉमी पर कैपिटलिज्म का कंट्रोल हो जाता है, जिसे लेनिन कहता है कि यह क्या है, एकाधिकारवादी पूंजीवाद या मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म इसे कहता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसकी कौन सी पुस्तक है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये बुक है लेनिन की, बुक की लिस्ट में आपको अगली वाली वीडियो में या अगले पीपीटी में आपको इंक्लूड करके दे दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग परेशान न होइए। लेनिन के अनुसार इंग्लैंड व फ्रांस जैसे विकसित पूंजीवादी देश अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का शोषण कर रहे हैं, और इस शोषण से वहां के सर्वहारा वर्ग को भी क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। इसीलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब देखो, आप ग्रामसी आपने पढ़ा था कि ग्रामसी ने बताया कि पूंजीवादी यूरोपीय देशों में क्रांति क्यों नहीं हो रही, तो ग्रामसी ने कहा कि वहां पर प्राधान्य की संकल्पना है, वहां पर हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वहां पर क्रांति नहीं हो रही है। लेकिन लेनिन के अनुसार, लेनिन कह रहा है कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे विकसित देश क्या कर रहे हैं, अफ्रीकी जैसे महाद्वीप देशों, अफ्रीका जैसे महाद्वीपीय देशों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और इस शोषण से अफ्रीका के लोगों को भी लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। अगर शोषण ऐसा होता जिससे केवल और केवल इंग्लैंड या अमीर देशों को ही लाभ होता, तब तो क्रांति हो जाती। लेकिन लेनिन कह रहा है कि जो यूरोपीय देश हैं, ठीक है, जो यूरोपीय पूंजीवादी देश हैं वो शोषण तो कर रहे हैं, लेकिन इस शोषण से गरीब देशों का भला भी तो हो रहा है, जिसकी वजह से गरीब देश क्या हैं, खुश हो रहे हैं, और इस वजह से वो लोग क्रांति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में देखें कि अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, उस शासन के बदले भारत में क्या हुआ, शासन के बदले भारत में सती प्रथा का अंत हुआ, शासन के बदले अंग्रेजों ने कुछ अच्छा काम किया, जैसे बाल विवाह को रोका, शासन के बदले अंग्रेजों ने रेलगाड़ी चलाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अच्छा काम भी किया, लेकिन
ये सब काम जो हो रहे थे ये अंग्रेजों के दिखावे मात्र थे, अंग्रेज अपने हितों के लिए कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लेनिन कहता है कि पूंजीवादी देशों में क्रांति न हो पाने का कारण क्या है कि जहां पे शोषण किया जा रहा है, इस शोषण से गरीब देशों को, मजदूर देशों को भी लाभ मिल रहा है, जिसके बदले में क्रांति संभव नहीं हो पा रही है। अगर यह लाभ गरीब देशों को नहीं मिलता तो शोषण और बढ़ता और क्रांति तब हो पाती। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अकॉर्डिंग टू लेनिन, डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस are exploiting the countries of African continent. The proletariat class is there also benefiting from this exploitation. That is why revolution is not taking place in the capitalist countries. इसीलिए लेनिन कहता है कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जो है रेवोल्यूशन नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमीर देश हैं, ठीक है, वो गरीबों का शोषण तो कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सप्लॉयटेशन से जो है गरीब देशों को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जैसे देशों में रहने वाले लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है। तो लाभ मिलने की वजह से क्रांति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। अगर यही लाभ जो है केवल और केवल लाभ विकसित देश को ही मिलता तो क्रांति संभव थी। अब देखिए, रूस को साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी कहते हुए लेनिन ने कहा कि यहां क्रांति करना क्या है, ज्यादा आसान है, क्योंकि रूस में एक संगठित व्यवस्थित दल विद्यमान है। लेकिन वहीं पर अगर यूरोपीय देशों में क्रांति की बात की जाए तो लेनिन कहता है कि यूरोपीय देशों में क्रांति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देशों में जो दल है वो संगठित रूप में नहीं है, दल बिखरा हुआ है, इसीलिए वहां पर क्रांति संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लेनिन कहता है कि यूरोपीय पूंजीवादी देशों में क्रांति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां के जो मजदूर हैं, वहां के जो सर्वहारा वर्ग है, उनको शोषण के बदले फायदा भी हो रहा है उस शोषण से, ठीक है। उनका शोषण तो हो रहा है, लेकिन उस शोषण से उनका विकास भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्रांति वहां पर नहीं हो पा रही है। कॉलिंग रसिया द वीक लिंक इन द imperialist exploitation, Lenin said that it is easier to bring about revolution here because an organized systematic party exists in Russia, ठीक है। तो लेनिन कहता है कि रशिया में एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक पार्टी है, जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन करना इजी है। ये तो हो गया लेनिन का दल का सिद्धांत, साम्राज्यवाद का सिद्धांत लेनिन का। अब हम देखते हैं लेनिन का दल का सिद्धांत या पार्टी थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। तो एक एक चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। लेनिन एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक ना हो किसी भी चीज को लेकर कि ये टॉपिक हमारा छूट जाएगा, ये टॉपिक नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो बहुत ही सीरियस हैं, है ना, वो वेट करते रहते हैं कि सर की वीडियो कब आएगी, मेरी वीडियो कब अपलोड होगी। तो मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि वीडियो के लिए वेट करते हैं और सजेशन भी देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं कि सर मैं कुछ कंटेंट में हेल्प कर सकता हूं। हाँ, मुझे ज़रूरत लगेगी, अगर कि मुझे लगेगा कि कंटेंट बनाने में थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो मैं आप लोगों से, कुछ सिलेक्टेड बच्चों से कनेक्ट करूंगा और आप लोग थोड़ा थोड़ा कंटेंट देंगे और उस कंटेंट को मैं एनालाइज करने के बाद अपनी पीपीटी में ऐड करूंगा, जिससे कि एक अच्छा कंटेंट और बन के तैयार हो सके, ठीक है। तो जब हमें ज़रूरत लगेगी तो मैं उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों की हेल्प लूंगा। उसके लिए आप लोग अब पढ़ते रहिए, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं फिलहाल कोशिश कर रहा हूं कि जितना पॉसिबल हो सके मैं खुद से ही कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो दूसरे के कंटेंट में मुझे बिलीव नहीं होता। हाँ, बट आप लोग कंटेंट देंगे तो मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, कंटेंट को क्रॉस चेक करने के बाद ही सारी चीज़ों को एनालाइज में रखूंगा। हाँ, इस जैसे कि अभी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, तो क्या आप लोग इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैराथन सेशन लेना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर यस लिखकर, मैक्सिमम लोग अगर लिख के भेजेंगे कि सर मैराथन की क्लास ली जाए, तो मैं मैराथन की क्लास के लिए अलग से एक क्लास बना दूंगा, जिसमें आपका शॉर्ट में जो है 1 यूनिट कवर कर दिया जाएगा।
और आगे डिटेल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास फिर से होगी, जैसे हम लोग थियरी और थिंकर्स पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, बट एक मैराथन क्लास शॉर्ट में पढ़ लेंगे तो एग्जाम के लिए आपका थोड़ा सा वहां पर बेनिफिट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि पार्टी थ्योरी क्या है, दल का सिद्धांत क्या है। लेनिन ने एक पुस्तक लिखी व्हाट इज टू बी डन, ठीक है। अब इस पुस्तक को क्या करना है कि याद रखना है आपको, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मैचिंग कराने के लिए कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। ये 1901 में लिखी गई और पब्लिश होती है 1902 में। इसमें दल को बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का क्या माना गया है, प्रशिक्षित लोगों का एक संगठन माना गया है, ठीक है। जैसे आपने दल के बारे में पढ़ा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, ठीक है, कि दल के बारे में अगर बेसिकली बात करें तो आपने ग्राम्स्की को पढ़ा था, ठीक है, ग्राम्सी को पढ़ा था। ग्राम्सी ने कम्युनिस्ट पार्टी को क्या बोला, साम्यवादी दल को मॉडर्न प्रिंस कहा, ठीक है, जो क्या करेगा, जो क्रांति का नेतृत्व करेगा, जो समाज में क्रांति लाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेनिन भी कहता है कि दल क्या होगा, दल में ऐसे लोग होंगे जो इंटेलेक्चुअल क्लास के होंगे और दल में ऐसे लोग होंगे जो वेल ट्रेंड होंगे, ठीक है, बहुत ही ट्रेनिंगफुल, बहुत ही प्रशिक्षित लोग होंगे, बहुत ही बुद्धिमान लोगों का संगठन क्या कहलाएगा, दल कहलाएगा, ठीक है। दल जो होगा सर्वहारा वर्ग की सबसे प्रशिक्षित एवं भौतिक रूप में श्रेष्ठ और अग्रवाहक पंक्ति कहलाएगी, ठीक है। तो दल का काम क्या होगा, दल में वे मेंबर होंगे जो सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, सबसे ज्यादा कुशल होंगे, सबसे ज्यादा ट्रेंड पर्सन होंगे, ठीक है, चाहे वो फिजिकली रूप में हो चाहे वो मेंटली रूप में होंगे। ये दल किसका नेतृत्व करेगा, ये दल जो है सर्वहारा वर्ग को मार्गदर्शन दिखाएगा, सर्वहारा वर्ग का क्या करेगा, मार्गदर्शक बनेगा, सर्वहारा वर्ग को रास्ता दिखाएगा कि सर्वहारा वर्ग क्रांति कैसे करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन हिज बुक व्हाट इज टू बी डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, रिटन इन 1901 एंड पब्लिश्ड इन 1902। Lenin considered the party to be an organization of intellectuals and trained people. The party is a most trained and physically superior and leading line of the proletariat. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेनिन ने कहा जो पार्टी होगी ये सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेंड पर्सन होंगे, इसमें जो फिजिकली भी ट्रेंड होंगे और मेंटली भी ट्रेंड होंगे और जो लीडरशिप करेंगे, किसका लीडरशिप करेंगे, ये तो प्रोलिटेरिएट क्लास का लीडरशिप करेंगे। प्रोलिटेरिएट क्लास को ये रास्ता दिखाएंगे कि क्रांति कैसे करनी है। अब देखिए लेनिन के अनुसार जो दल होगा, दल का बेसिकली काम क्या होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। पहला काम होगा कि सर्वहारा वर्ग यानी मजदूरों के वर्ग, किसानों के वर्ग को क्या करेगा कि साम्यवादी शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। दल का पहला काम क्या होगा, जो सर्वहारा वर्ग है, जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, इसको क्या करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा कि साम्यवादी शिक्षा देगा कि साम्यवाद के क्या उद्देश्य हैं, साम्यवाद का क्या लक्ष्य है, ये सारी बातें बताई जाएंगी सर्वहारा वर्ग को, किसके द्वारा, दल के द्वारा बताई जाएंगी, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है दल का, साम्यवादी समाज के निर्माण की योजना बनाना, यह दूसरा कार्य होगा दल का, ठीक है। तो दल दूसरा काम करेगा कि साम्यवादी समाज का निर्माण कैसे किया जाए, क्या क्या रणनीतियां अपनानी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें करेंगे दल के बुद्धिजीवी लोग। तीसरा काम होगा कि लेनिन के अनुसार क्रांति के लिए भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए। तो भौतिक परिस्थितियों के साथ आत्मगत परिस्थितियों का निर्माण भी कौन करेगा, यानी कि लोगों के अंदर चेतना भरने का काम कौन करेगा, तो दल करेगा, ठीक है। तो क्रांति जो है भौतिक परिस्थितियों के साथ नहीं होती, बल्कि भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ कुछ मानसिक या कुछ आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए। तो ये आत्मगत परिस्थितियां पैदा कौन करेगा, तो दल पैदा करेगा। लोगों के अंदर कौन से लोग होंगे वे जिनके अंदर ये आत्मगत परिस्थितियां पैदा की जाएंगी, तो साम्यवादी दल होगा वो, सॉरी सर्वहारा वर्ग, ठीक है। सर्वहारा वर्ग के अंदर आत्मगत परिस्थितियां पैदा की जाएंगी दल के द्वारा, दल के द्वारा साम्यवादी शिक्षा प्रदान की जाएगी, दल के द्वारा साम्यवाद का या साम्यवादी समाज का निर्माण किया जाएगा। ऐसा लेनिन बताता है कि जो पार्टी होगी उसका ये सारा काम होगा, ठीक है। चलिए पार्टी आर फॉलोज एज, सॉरी यहां पे ऊपर है, अकॉर्डिंग टू लेनिन
द बेसिक फंक्शन ऑफ द पार्टी आर एज फॉलोज, टू प्रोवाइड कम्युनिस्ट एजुकेशन टू द प्रोलिटेरिएट। ठीक है, पहला काम इसका हो गया, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको फ्री में मिले तो बेकार की चीजें, है ना। फ्री की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग अगर किसी ने भी पेड कोर्स लिया हो, ठीक है, तो मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा किसी पेज का, कि जो चीजें मेरे नोट्स में नहीं है, क्या उसमें चीजें क्या अलग है, आपको पता चल जाएगा कि फ्री के कोर्स में ज्यादा इंक्लूड चीजें आपको मिलेंगी, ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए, टू प्लान फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, दूसरा इसका काम होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी कैसे क्रिएट किया जाए, तो ये काम कौन करेगा, पार्टी करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेनिन फॉर रेवोल्यूशन देयर शुड बी सब्जेक्टिव कंडीशन अलोंग विद द मटेरियल कंडीशन। ठीक है, तो लेनिन कहता है कि रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है, फॉर रेवोल्यूशन यानी रेवोल्यूशन के लिए हमें कुछ सब्जेक्टिव कंडीशन चाहिए, और इसके साथ साथ हमें मटेरियल कंडीशन भी, ये भौतिक परिस्थितियां भी, या फिजिकल कंडीशन भी चाहिए। ठीक है, फिजिकल कंडीशन के साथ साथ सब्जेक्टिव कंडीशंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ स्टालिन लेनिन को आप पढ़ते हैं तो स्टालिन को भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टालिन नहीं है। और जैसे ही हमारा पूरा 10 यूनिट कंप्लीट होगा, तो उसके बाद जो भी टॉपिक बच जाएगा, जो भी टॉपिक बचेगा, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, है ना, मैं उसको एक एक सिलेबस को एनालिसिस करूंगा। उस एनालाइज के बाद सारे कंटेंट को मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मिसलेनियस के नाम से। ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगा, चाहे स्टालिन हो, चाहे लेनिन हो, चाहे लग्जमबर्ग हो, चाहे कोई भी थिंकर हो। ठीक है, जितने भी थिंकर्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे थिंकर्स को मैं इंक्लूड करूंगा, आप उसके लिए परेशान न हो भी। अभी बेसिकली जितना आपके सिलेबस में है आप उतना पढ़ के जाइए। ठीक है, स्टालिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत। ठीक है, स्टालिन ने एक नारा दिया, एक देश में समाजवाद। एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया, तो स्टालिन ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है एक देश में समाजवाद का, थोड़ा समझ लीजिए। यानी कि विश्व स्तर पर समाजवाद के बजाय, विश्व स्तर पर समाजवाद के बजाय देश के अंदर ही समाजवाद को मजबूत करने की सोवियत राज्य की यह क्या थी, रणनीति थी, कि हम विश्व में समाजवाद नहीं ला सकते तो कम से कम एक देश के अंदर तो समाजवाद को मजबूत कर लें। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया एक देश में समाजवाद। ठीक है, तो स्टालिन ने कहा कि एक देश में समाजवाद हमें लाना है। अगर हम पूरे विश्व में समाजवाद नहीं ला सकते तो कम से कम हम एक देश में तो समाजवाद ला सकते हैं। रूस में तो समाजवाद लाए कम से कम, जिससे कि और देश देख करके रूस प्रभावित हो, तो वहां पर धीरे धीरे समाजवाद आएगा। हमें एक देश में समाजवाद लाना है तो हमें पहले पूरी दुनिया में नहीं, बल्कि देश के भीतर क्या करना पड़ेगा, समाजवाद को लाना पड़ेगा। ठीक है, स्टालिन ने और भी कुछ सिद्धांत दिया, जैसे कमजोर कड़ी का सिद्धांत, घेरे का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसमें है कि, इसमें कहने का मतलब था स्टालिन का कि पूंजीवाद जहां पे कमजोर पड़ती है उस कड़ी को क्या करो, आप घेर लो। ठीक है, उस पर हमला करो और वहां से पूंजीवाद को समाप्त करो, और वहां से पूंजीवाद समाप्त करके हम क्या किधर बढ़ेंगे, समाजवाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली स्टालिन का कुछ कॉन्सेप्ट था। स्टालिन को हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आप लोग जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप यहाँ पे पढ़िए, इसके बाहर एग्जाम में नहीं पूछाता, आप बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। ठीक है, मैं बार बार यही बताता हूं कि बहुत ज्यादा पैनिक होकर आप पढ़ाई ना करें। स्टालिन गेव अ स्लोगन ऑफ सोशलिज्म इन वन कंट्री। ठीक है, द सोवियत स्टेट पॉलिसी वाज स्ट्रेंथन सोशलिज्म विद इन द कंट्री रेदर देन सोशलिज्म ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है, सोवियत स्टेट की पॉलिसी क्या थी कि हम सोशलिज्म को एक कंट्री में पहले क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, ना कि ग्लोबल लेवल पर हम पहले सोशलिज्म को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो सोशलिज्म को बेसिकली एक देश में बढ़ाने का मतलब ये था कि पहले हम एक कंट्री में सोशलिज्म को अच्छे से इंक्रीज करें, अच्छे से डेवलप करें, तो उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टालिन ऑल्सो गेव द थ्योरी ऑफ अ वीक लिंक एंड द थ्योरी ऑफ अ इन सर्कलमेंट। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, घेरे का सिद्धांत और कमजोर कड़ी का सिद्धांत जो है स्टालिन ने दिया हुआ है। ठीक है, थ्योरी ऑफ अ वीक लिंक एंड थ्योरी ऑफ अ इनसर्कलमेंट। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। स्टालिन ने ऊपर से समाजवाद या शीर्ष से समाजवाद का सिद्धांत दिया, जिसे राज्य पूंजीवाद का सिद्धांत भी कहा गया है। अब शीर्ष से समाजवाद का मतलब क्या है कि समाजवाद की जो पॉलिसीज बनेंगी
वो कहां से बनेंगी, ऊपर से बनती हुई नीचे की तरफ आएंगी। इसी को बोलता है शीर्ष समाजवाद। ठीक है, फिर अगला कुछ ये देखिए, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसी को अतिरिक्त तथ्य कहते हैं। जब आपने फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाया था, भारत की विदेश नीति, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत निकिता खुश्चेव, ठीक है, सोवियत संघ के क्या थे उस समय, प्रधानमंत्री थे निकिता खुश्चेव, ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। निकिता खुश्चेव ने दिया था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा, थ्योरी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस का स्लोगन किसने दिया था, तो निकिता खुश्चेव। ठीक है, स्टालिन गेव द थियोरी ऑफ सोशलिज्म फ्रॉम अबव और सोशलिज्म फ्रॉम द टॉप, विच वाज आल्सो कॉल्ड द थियोरी ऑफ अ स्टेट कैपिटलिज्म। ठीक है, तो जो स्टालिन ने ऊपर से समाजवाद या शीर्ष से समाजवाद का सिद्धांत दिया, उसे पूंजीवादी या राज्य पूंजीवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हमने बना रखा है, आगे भी मैं पढ़ा सकता हूं, बट अभी पढ़ा दूंगा तो क्वेश्चन भी मुझे कुछ इंक्लूड करना है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चीजें हमने बाकी रखी हुई है। आगे लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को देखेंगे, और भी चीजें जो होंगी वो अगले पार्ट में देखेंगे। और कुछ लेनिन के ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को ऐड करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो शॉर्ट है, वीडियो में ज्यादा गैप हो रहा है। गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, और कॉलेज स्टार्ट होने की वजह से कॉलेज का काम बढ़ चुका है, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, तो जिसकी वजह से टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज आप लोगों से जब मुझे हेल्प चाहिए कंटेंट के लिए कुछ, या फिर तो मैं आपको बोलूंगा आप प्लीज उस टॉपिक पर कंटेंट बनाएं, और उस टॉपिक को मैं चेक करूंगा कितना सही है, क्या लेने योग्य है, उस कंटेंट कहाँ से मैं लूंगा, कहाँ से नहीं लूंगा आपसे, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में डिसाइड करके बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं जितना भी कोशिश कर पा रहा हूं कि कंटेंट मैं खुद से बनाऊं और खुद के एनालिसिस पर कंटेंट बनाऊं, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग अभी इतनी हेल्प कीजिए कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि व्यूज थोड़ा बढ़े, है ना। व्यूज अभी बहुत कम आ रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है हम लोगों को भी, टीचर्स को भी लगता है यार इतना मेहनत करके हम पढ़ाते हैं और व्यूज कम आते हैं, 150 व्यूज आते हैं, है ना। थोड़े से व्यूज बढ़ने चाहिए, आप लोग कोशिश कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।